जय हिंद दोस्तों, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। सभी पार्टियां चुनाव के प्रचार प्रसार में लग चुकी है। मोदी जी की सरकार को 10 साल होने वाले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पहले ही भरी सभा में अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पे तीसरा कार्यकाल शुरू करेगी। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। लेकिन फिर चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पीठासीन अधिकारी का यह वीडियो देखने के बाद यह एहसास हुआ कि शायद मोदी जी ने बिल्कुल भी गलत नहीं बताया। खुलेआम बिना किसी खौफ और शर्म के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई और इस वीडियो में साफ साफ दिखाया गया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वहां के पीठासीन अधिकारी ने मतपत्रों को रद्द करने से पहले उनके साथ छेड़छाड़ करते दिखे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बल संख्या ज्यादा होने के बावजूद वहां के पीठासीन ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोट रद्द कर दिए और बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया गया। वहां की एक सीसीटीवी कैमरा में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। लेकिन आज हम इस वीडियो में इन मुद्दों को कवर नहीं कर रहे हैं। हम इस वीडियो में बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल को जानेंगे कि बीजेपी सरकार अपने सभी देशवासियों के प्रति कितने उत्तरदायित्व पर खरी उतरी है। 5 सालों में देश कितना प्रगति किया, देश किस पायदान पे था और किस पायदान पर अभी है। मोदी जी की देश में विकास दर को नापने के लिए हम मुख्यतः 5 मेजर पॉइंट पर बात रखेंगे, जो देश के हर नागरिक की बेसिक नीड होती है। देश का आधार मजबूत होता है और ये 5 पॉइंट है: शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर। पर बीजेपी सरकार ने इन 5 क्षेत्र पर काम किया और किया तो कितना किया, कितना सुधार पाए भारतीय लोगों के जीवन, कितना एजुकेशन पे, हेल्थ पे, रोजगार पे, जिससे भारत में लोगों की स्थिति में सुधार आया हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में शिक्षा की अगर हम बात करें तो मोदी गवर्नमेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला बदलाव पुरानी शिक्षा नीति को बदलकर, जो देश में 1986 से लागू थी, उसे 2020 में बदल दिया गया और उसकी जगह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को लागू की गई। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 3 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के प्रगति मैदान अखिल भारतीय शिक्षा समागम में पहुंचे, जिसका इनॉग्रेशन पीएम ने 26 जुलाई को किया था। तब मोदी सरकार ने देश के 14,500 पुराने स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए श्री स्कीम की शुरुआत की और इसकी शुरुआत के लिए पहली किस्त भी जारी की। पीएम श्री स्कीम के तहत 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम श्री स्कीम का पूरा नाम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। इस स्कीम के तहत मोदी जी का कहना है कि स्कूलों को मॉडर्न बनाकर बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत साल 2022-23 से 2026 तक 5 साल में स्कूलों पर कुल 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अपग्रेड किए गए स्कूलों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक पढ़ाई होगी और स्कीम के तहत चुने गए स्कूल्स अपने अपने क्षेत्रों के दूसरे स्कूलों को मेंटरशिप भी देंगे और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के गोल अचीव करने के लिए लीडरशिप भी देंगे। इस स्कीम के तहत ग्रीन स्कूल डेवलप किए जाएंगे। इनमें सोलर पैनल, एलईडी लाइट, वेस्ट मैनेजमेंट, जीरो प्लास्टिक यूज और जल संरक्षण को शामिल किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ये योजना हायर एजुकेशन तक ही सीमित है। अगर देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एम्स, IIT, IIIT की बात की जाए तो यह सब 2014 से 2024 तक की ABP रिपोर्ट के अनुसार 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटी बनाई गई। लेकिन काफी रिसर्च करने के बाद भी कोई एक क्लियर डेटा या रिपोर्ट नहीं मिल पाई जो यह क्लियर करता हो कि देश में 2014 से 2019 तक या 2019 से 2024 तक मोदी सरकार द्वारा इन राज्यों को इतनी यूनिवर्सिटी या एम्स कॉलेज बना के दिए गए हो। सभी ऑथेंटिक वेबसाइट पर अलग अलग डेटा बताया गया है। तो यह जस्टिफाई करना बड़ा ही कठिन है कि देश में मोदी सरकार ने कितने यूनिवर्सिटी या एम्स कॉलेज बनाए हैं। शिक्षा के बाद अगर हम चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करें तो देश में जब हर नागरिक का अच्छा स्वास्थ्य होगा तो देश दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। लेकिन देशवासियों का स्वास्थ्य तभी सही रह पाएगा जब हर नागरिक को यह अच्छी चिकित्सा सेवाएं मिल सके। मोदी सरकार ने 2014 में 4 नए एम्स, 2015 में 7 नए एम्स और 2017 में 2 एम्स का ऐलान किया था। लेकिन 2018 में अपनी 34 सालगिरह से पहले मोदी कैबिनेट ने देश में 20 नए एम्स यानी अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान बनाने का ऐलान किया। लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। 2018 से पहले के अनाउंस किए गए एम्स पर कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। 2025 तक देश को 22 एम्स देने का वादा था जो फिलहाल सिर्फ हवा में है। स्वास्थ्य में अस्पताल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सेवा सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य योजना है, जिससे देश के उन सभी नागरिकों तक पहुंचना जिसके वो असल में लाभार्थी है। उन योजनाओं के जो लोग अपना इलाज कराने में आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं हो, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हो, उन्हें सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधित में सभी प्रकार के इलाज में उन्हें छूट मिले, निःशुल्क इलाज मिल सके और बड़ी बीमारियों की महंगी दवाइयाँ निःशुल्क मिल सके।
सके। और अगर मोदी सरकार की दी गई योजनाओं की बात करें तो सबसे पहले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। भारत शासन द्वारा केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे, जिसके सेवाओं के तहत दो मुख्य स्तंभ है। पहला, आर्थिक रूप से कमजोर लोग बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 10 करोड़ बीपीएल धारक मतलब 50 करोड़ लोग इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अंतर्गत लाने की योजना है। दूसरा, कल्याण केंद्र। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सूची में जो शामिल है गर्भावस्था देखभाल और मातृ स्वास्थ्य योजना। लेकिन आयुष्मान भारत को आए 6 वर्ष से अधिक हो गया, लेकिन बाकी बचे भारतीयों को इसमें अभी तक नहीं जोड़ा गया। लेकिन 2018 से पहले से ही मोदी सरकार के स्वास्थ्य पे अच्छा काम किया गया और ऐसी भी योजनाएं लाई गई, जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। दूसरा, कैंसर, मधुमेह, सीबीडी और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम। तीसरा, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। चौथा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। मोदी सरकार के कार्यकाल में तीसरा मेजर पॉइंट उद्योग की बात की जाए तो भारत हो या कोई भी देश क्यों ना हो, हर देश की उन्नति उस देश के व्यापार पे निर्भर होती है। और जिस देश का अच्छा व्यापार होता है वह देश आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत होता है। व्यापार उस देश में ज्यादा फलते फूलते हैं जिस देश की टैक्स नीति अच्छी होती है। व्यापारियों को अच्छी सुविधाएं मिलती है, सस्ती और स्किल्ड लेबर मिलती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो और बाहर की कंपनियों के लिए जमीन और प्लांट लगाने में सुविधा हो, उनके आसान रूल्स और रेगुलेशन हो और टैक्स बहुत ही किफायती हो। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा भारत के व्यापारियों के लिए आखिरकार कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जो भारत में उद्योग की बढ़ोतरी हुई हो और भारत में व्यापार करना आसान हुआ हो। देश में नरेंद्र मोदी द्वारा व्यापारियों और व्यापार की शुरुआत के लिए 2 योजनाएं दी गई। पहले प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना और दूसरी लघु व्यापारी मनधन योजना। मनधन योजना प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत देश के छोटे व्यापारियों को सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिससे छोटे व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर जो कोई अपना खुद का व्यापार भी शुरू करना चाहे उसे 10 लाख रुपए तक की लोन की सहायता मिलती है। और जो दूसरी योजना है पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना। पीएम लघु व्यापारी योजना के अंतर्गत जो छोटे व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें 60 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद पेंशन मिलेगी। इस पेंशन की राशि प्रति महीना 3,000 रुपया होगी और यह एक प्रधानमंत्री की तरफ से देश के व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। लेकिन ये देश के छोटे व्यापारी तक ही सीमित है, बाहर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए इसमें कोई भी या इनमें से कोई भी योजनाओं में उनका कोई हक नहीं। लेकिन भारत का एक सपना मेक इन इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, उसके लिए भारत में अपनी कंपनी को प्लांट लगाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। लेकिन देश में उन्नत व्यापार के लिए सिर्फ ये लेबर और सरकार की योजनाएं काफी नहीं होती है, बल्कि सरकार के द्वारा वसूला जाने वाला कर यानी टैक्स। लेकिन मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू कर दी गई। जीएसटी लागू होने से पहले भारत के अलग अलग राज्य में एक वस्तु की अलग अलग टैक्स थी। उदाहरण के लिए एक ही कंपनी के मोबाइल फोन पर अगर यूपी में 12% टैक्स है तो बिहार में 14% है, जिससे लोग यूपी में खरीदना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन अब समान है। जीएसटी के आने से पहले कुछ वस्तु और सेवाओं पर विभिन्न कर लगते थे, जैसे वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि। लेकिन जीएसटी के बाद एक ही कर लगता है। अगर कोई विशिष्ट आइटम पर ज्यादा कर लग रहा है तो उसकी कीमत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर पहले वाट प्लस उत्पाद शुल्क लगता था, लेकिन अब जीएसटी लग रहा है तो उसे आइटम की कीमत बढ़ सकती है। जीएसटी के लिए नियमित रूप से रिटर्न फाइल करना और जटिल पेपर वर्क पूरा करना आवश्यक है। छोटे व्यवसाय के लिए यह पालन प्रक्रिया मुश्किल हो जाती है, खासकर अगर उनसे पास संसाधन और मानव संसाधन कम हो। कुछ क्षेत्रों में जीएसटी के प्रभाव से मूल्य में वृद्धि हुई है, जैसे श्रेष्ठ वस्तुओं सेवाओं पर अधिक जीएसटी दर लगी है, जिससे इनका खर्च बढ़ गया है, जिससे क्षेत्र की बिक्री पर भी असर पड़ता है। ऑल ओवर देखा जाए तो जीएसटी के आने से सेवा या किसी उत्पाद की एमआरपी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिस कारण महंगाई में उफान आई और व्यापार और बाजार में पहले के मुकाबले मंदी आई है। अगर अब हम 4th पॉइंट रोजगार की बात करें तो शायद ही मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन करना पड़े, क्योंकि रोजगार के पीछे कोई एक कारण नहीं है, उसके पीछे बहुत से कारण है। जैसे पहला कारण देखें तो स्किल्स का नहीं होना, मतलब ज्ञान तो है लेकिन समझ नहीं है। देश में 140 करोड़ की आबादी में 27.2% 15 से 29 वर्ष की आयु के 38 करोड़ युवा हैं। इसका मतलब देश में किसी भी कंपनी को मजदूर की कमी तो नहीं है, लेकिन अगर कमी है तो सिर्फ उन युवाओं में स्किल्स की, जो देश के युवाओं को नहीं मिल पा रही है, जिससे बाहर की कंपनियों में भारत में प्लांट तो लगा लेती है लेकिन स्किल लेवल नहीं मिलती, जिसके कारण कंपनी को भारत से मूव ऑन करना पड़ता है। और इस समस्या
का समाधान सिर्फ और सिर्फ हमारे शिक्षा मॉडल में ही है। दूसरा, कुछ देश में ऐसे भी युवा हैं जो दूर दराज गाँवों में रहते हैं, उनके पास टैलेंट है लेकिन उनके पास उस फील्ड में पढ़ने या सीखने के साधन नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, और जो उनके आसपास होती है वो या तो बहुत महंगी होती है या बहुत बेहतर नहीं हो पाती। देश में कई बच्चे तो बच्चियां तो बीच में पढ़ाई ड्रॉप कर देती है क्योंकि फैमिली या बच्चा इतनी महंगी शिक्षा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिस कारण उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाती और वो गवर्नमेंट नौकरी के पीछे ही आस लगा सकते हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसे कौन कौन से डिसीजन लिए कि जो देश के युवाओं को रोजगार दिलाने में और अच्छी स्किल प्रोवाइड कराने में सहायक हुई हो, या कौन कौन सी योजनाएं चलाई जिससे वो खुद अपना किसी प्रकार का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वैसे तो मोदी सरकार की रोजगार और स्किल डेवलप करने के लिए 15 से भी ज्यादा योजनाएं चलाई गई, जिनमें से कुछ योजनाओं के बारे में आपको मैं बताता हूं। जैसे कि सरकार की तरफ से स्वरोजगार के लिए जो चलाई गई हो, उनमें से पहली योजना है ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान RCT। इसकी स्थापना प्रबंधन विभिन्न बैंकों द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं की पहचान, प्रशिक्षण और उनको प्रेरित करना, उनकी मदद करना है ताकि वह स्वरोजगार कर सके। यह मॉडल प्रभावी है क्योंकि स्वरोजगार से दीर्घकालिक आजीविका का सृजन होता है। दूसरी योजना प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। यह योजना 2016-17 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रोजगार के पहले 3 वर्षों के लिए पूर्ण नियोक्ता के EPS यानी एम्प्लॉय पेंशन योजना योगदान का 12% का भुगतान करके रोजगार देने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। ऐसे ही राष्ट्रीय कैरियर सेवा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जैसी अनेकों योजनाएं चलाई गई। लेकिन यह योजनाएं इतनी प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पाई। जहां 2013-14 में बेरोजगारी की दर 4 से 7% थी, आज 13% तक पहुंच गई है। इससे ये तो साफ साफ मालूम होता है कि सरकार की योजनाएं ज्यादा सिद्ध साबित नहीं हुई। लेकिन आखिरी पॉइंट की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खर्चा किया है। देश की आधारभूत ढांचा का विकास पर 2013-14 में 2.29 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया गया, लेकिन 2023 से 24 में ये खर्च बढ़कर 13.7 लाख करोड़ रुपए हो गया, मतलब 6 गुना से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी चीज पर कार्य करना पड़ता है, जैसे पानी, बिजली, सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पुल, यातायात प्रणाली, संचार और कूड़े कचरे का निस्तारण आदि। लेकिन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार बहुत से कार्य कर रही है। सभी कार्यों पर इस वीडियो में बता पाना तो बड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम मुख्य प्रोजेक्ट्स पर ही बात करेंगे। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए अगर हम सरकार के द्वारा किए गए कार्य के देखें तो सबसे पहले भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत नई सड़कें और नए हाईवे का निर्माण करना है, नई समुद्री लिंक बनाना है एवं नई सुरंग का निर्माण करना है। उदाहरण के लिए सी लिंक का एरोली कटाई नाका फ्रीवे जो मुंबई महाराष्ट्र में बनाया गया है, यह मुंबई के एरोली नाका को कटाई नाका से जोड़ेगा। और ऐसे ही सुरंग या सीमा सड़क परियोजना देखे तो अटल टनल जो दुनिया में 10,000 फीट यानी 30,048 मीटर से भी ऊपर है और सबसे लंबी राजमार्ग सिंगल ट्यूब सुरंग है। और सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, ये भारतमाला की प्रमुख परियोजनाएं हैं, जिनमें से कुछ पर काम पूर्ण हो चुका है तो कुछ पर अभी बाकी है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम दूसरा मेजर पॉइंट देखें तो देश की सुरक्षा, जिसमें हवाई रक्षा और नौसेना रक्षा दोनों के लिए कार्य किया जाना चाहिए। हवाई रक्षा में भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, HAL प्रचंड हमला हेलीकॉप्टर, तेजस MK-1A फाइटर जेट और तेजस MK-2 MCA जैसे हेलीकॉप्टर को शामिल किया जाना है, लेकिन इनमें से कुछ पर कार्य अभी बाकी है। नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे INS विक्रांत। भारतीय नौसेना के लिए केरल में कोचिन शिपयार्ड, भारतीय नौसेना के लिए केरल में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित एक विमान वाहक पोत है। ये भारत में निर्मित होने वाला पहला विमान वाहक पोत है। भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत 1961 को श्रद्धांजलि के रूप में इसका नाम विक्रांत रखा गया। विक्रांत नाम का संस्कृत में अर्थ साहसी है। जहाज का आदर्श वाक्य जयम सम युद्धि प्रथम का अर्थ है मैं उन लोगों को हराता हूँ जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। दूसरा INS मोमुरगांव, INS ध्रुव, INS नीलगिरी जैसे आधुनिक युद्ध पोतों को नौसेना में शामिल करना है। देश की सुरक्षा के बाद नंबर 3 पर भारतीय रेलवे परियोजनाएं, नंबर 4 पर विद्युत परियोजनाएं और नंबर 5 पर सागरमाला परियोजनाएं, नंबर 6 पर एरोस्पेस अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं जैसी सैकड़ों परियोजनाओं पर काम किया जा
जा रहा है, लेकिन सरकार हर साल नई नई परियोजनाएं लेकर आती रहती है। हर साल नए नए वादे किए जाते हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, या चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो। सभी क्षेत्रों में सरकार सिर्फ अपने वादे करती है, योजनाएं भी लाती है, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं आ पाता, क्योंकि ग्राउंड पर उन योजनाओं में कार्य ही नहीं किया जाता। जिसे प्रधानमंत्री श्री योजना में स्कूलों को मॉडर्न बनाना और नए शिक्षण मॉडल के अनुसार पढ़ाई कराना था। ये योजना 2020 में शुरू की गई, लेकिन किसी भी स्टेट में अभी तक आप कोई मॉडर्न स्कूल नहीं बता पाएंगे। 14,500 स्कूलों में पूरे देश में 500 स्कूल भी अभी तक मॉडल नहीं बनाए गए, क्योंकि इन योजनाओं पर कार्य ही नहीं किया गया। ऐसी ही बहुत सी योजनाएं जो सिर्फ सरकार की हवाबाजी निकली, जिन पर ग्राउंड पर कोई कार्य ही नहीं किया गया। अगर हम देश की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और देश की भूखमरी रिपोर्ट चेक करें तो 2024 में HDI रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 134वें स्थान पर है। बेरोजगारी में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 7.1% है और यह दुनिया में 7वां सबसे बड़ा बेरोजगार देश है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत को 111वां स्थान मिला है, जिससे साफ साफ मालूम होता है कि देश आखिरकार कितना प्रोग्रेस कर रहा है। मोदी सरकार ने 5 साल में नाम मात्र काम किया। अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, देश को धर्म के नाम पर भड़काया गया, धर्म के नाम पर वोट्स मांगे गए, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को ED के द्वारा परेशान करना, पार्टियां बदलवाना और जो ना माने उन्हें जेल भेजना, नए नए कानून बना करके जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपना। मीडिया अगर ये दिखाए तो इनको भी खरीद लेना। लेकिन ये सब हम बदल सकते हैं अगर हम धर्म और जाति के नाम पर वोट देना बंद कर दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।